और ये मॉडरेट लेवल होता है। आप मॉडरेट लेवल पे या बेसिक लेवल पे हर एक स्टूडेंट अपना देख सकता है कि अगर उसको बेसिक 10th तक अच्छे नंबर आए हुए हैं, 80-90% में गया हुआ है, सोशल स्टडी में अच्छे नंबर थे, तो 9th-10th मॉडरेट है, उस पे जाए। अगर उसको लगता है कि मैंने 10th तक अच्छे से नहीं पढ़ा, तो 6, 7, 8 में स्टार्ट कर ले, वो 6 से स्टार्ट कर ले। सारी बुक्स आपको पीडीएफ के रूप में साइट पे मिल जाती हैं, एनसीईआरटी की वेबसाइट पे मिल जाती हैं। एक दूसरा, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि सर हम जो जनरल स्टडीज के लिए नोट्स बनाएं या ना बनाएं। ठीक है, ये अपनी अपनी इंडिविजुअल चॉइस होती है कि नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने। जैसे आप टेक्निकल सब्जेक्ट कोई पढ़ते हो, कोई आपका ना जो भी, तो उसमें आप नोट्स बना लेते हो। मैथमेटिक्स में आप नोट्स नहीं बनाते, आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो। मैथमेटिक्स में एक मेथड आपने समझा, रीजनिंग में समझा, उसकी तरह 5-7 क्वेश्चन आप करके देखोगे, तब आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। जनरल स्टडी में आपको बार बार बुक रीडिंग करनी पड़ती है। बुक रीडिंग आप हर बार पढ़ोगे, आपको हर बार नई चीज मिलेगी, और बार बार पढ़ने से इसमें फिर हमें जो कंटेंट है वो हमें याद रहता है। कहानी की तरह आप इन बुक्स को पढ़ो। कभी आपने जनरली अगर आप सोचोगे कि मुझे कौन सी बुक पढ़नी है, तो कोई बुक नहीं पढ़नी, सोशल स्टडी ही पढ़नी है। 6 से लेके जो सोशल साइंस है या सोशल स्टडीज है, वो बुक पढ़नी है, और हमने कोई नहीं पढ़नी है, एक ही बुक है। उसके ही 3 पार्ट होते हैं, सिविक्स होता है, ज्योग्राफी है, और हिस्ट्री है। उसको बार बार पढ़ना है। इससे 2 बेनिफिट हो जाते हैं। एक तो आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ जाती है, इंग्लिश वोकैबुलरी बढ़ जाती है। दूसरा, आपको इनमें इंटरेस्ट आता है, फिर कहीं से भी क्वेश्चन आए आप उसको टैकल कर सकते हो। अदरवाइज जितने भी आप अगर नोट्स भी देखोगे, स्टूडेंट इन्हीं में से निकाल के बनाए हैं, पर आप उनमें से फिर उनको ये रहता है कि डेट्स याद करनी है, क्या याद करना है, क्या छोड़ना है, कहाँ से क्वेश्चन आता है। तो मैं आज दिखाऊंगा कि क्वेश्चन भी कहाँ से आता है, आप कैसे नोट्स कैसे बना सकते हो या नहीं बना सकते। आप उसको ध्यान से देखना कि किस तरह से हम करेंगे। आज हम उसके डिस्कस करेंगे कि कहीं से भी क्वेश्चन तो कहीं से भी बन सकता है। ओके, अब आज की जो ज्योग्राफी हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज इंडियन ज्योग्राफी है। ये एनसीईआरटी 9th क्लास 9th स्टैंडर्ड है। ठीक है, 9th स्टैंडर्ड है। आपको 11th और 12th में जाने की भी जरूरत नहीं है, वो स्पेसिफिक स्टडी हो जाती है। आपने अगर मान लीजिए +2 में या 10th +1 +2 में मैथमेटिक्स लिया होगा, तो आपको पता होगा कि उसमें इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऐसे सब्जेक्ट्स आ गए जो 10th तक पढ़े भी नहीं है। इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट में आप जाओगे तो 10th और 11th और 12th में ऐसे टॉपिक्स ऐड हो जाएंगे जो आपने 10th तक नहीं पढ़े। वो उनके लिए हैं जिन्होंने स्पेसिफिक स्टडी करनी है, मतलब ज्योग्राफी स्पेसिफिक, ज्योग्राफी में आगे ग्रेजुएशन करनी है, मास्टर करनी है, तो उनके लिए 10th के बाद वो शुरू हो जाता है। सर जी क्या, हाँ जी वो कर लेंगे, ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह वाला टॉपिक है, वो करेंगे, ठीक है। ओके, ठीक। तो आप इसको जो है ना, ये ध्यान में इस तरह से रखना कि हमें +1 +2 में नहीं जाना है, 10th तक रहना है। 6, 7, 8, 9th 10th तक रहना है। बस उसको बुक्स को ना आप पीडीएफ में सेव रखो और उसको बार बार पढ़ते रहो। जब भी एग्जाम आए उसको एक बार पढ़ लो, गो थ्रू हो जाओ, और क्वेश्चन आंसर कर लो, मॉक टेस्ट कर लो या वो कर लो। ओके, अच्छा मॉक टेस्ट कितने स्टूडेंट्स ने दिया, टेस्ट दे दिया था सैटरडे? आपने दिया था? हाँ जी आपने भी दिया है। आप प्लीज दे दिया करें, कम नंबर आते हैं, ज्यादा नंबर आते हैं, उससे तो कोई नहीं, पर एटलीस्ट देने से ये होता है कि आप उसमें कहीं ना कहीं अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हो। ओके, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इंडिया साइज एंड लोकेशन। जब भी आप इसको पढ़ो तो डायग्राम्स जो क्योंकि हम रेफरेंस ही एनसीईआरटी लेके चले हैं,
तो डायग्राम्स देख के आपको बहुत सारी चीजें वैसे ही समझ में आनी शुरू हो जाती हैं। आप अगर डायग्राम में देखो, यहाँ पे एक 0 डिग्री है, दिस इज लॉन्जिट्यूड 0 डिग्री, और इसके इधर लिखा हुआ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनके साथ ई है 180 डिग्री। ई मीन्स ईस्ट। इधर जाओगे तो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री डब्ल्यू लिखा हुआ है, तो इनको हम कहेंगे कि ये वेस्ट, डब्ल्यू इज वेस्ट। अगर आप यहां से देखोगे 0 डिग्री हमारी इक्वेटर है यहाँ पे, तो इक्वेटर के ऊपर जाओगे 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये सारे लैटिट्यूड्स हैं। लैटिट्यूड से यहां से जाके ऊपर तक चला जाएगा 90 डिग्री, लास्ट होता है 90 डिग्री नॉर्थ, और नीचे जाओगे 90 डिग्री साउथ। तो इस तरह से आपको मैप के ऊपर लॉन्जिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स मिलते हैं। लॉन्जिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स इसमें मिलते हैं। तो ये जो भारत है, जैसे ये 0 डिग्री है, ये यहां से पास होती है, एक ग्रीनविच लेबोरेटरी है, ये ग्रीनविच जगह यूके में, ठीक है, ऑब्जर्वेटरी जिसको कहते हैं, ऑब्जर्वेटरी है वहां से। तो वहां वर्ल्ड में रेफरेंस ले लिया गया कि इसके इधर देखेंगे तो ईस्ट है, इसके दूसरी तरफ देखेंगे वेस्ट है, ये भारत है। तो भारत की पोजीशन भी हम बता सकते हैं कितनी है। तो इसकी पोजीशन जो है यहां पे अगर देखेंगे तो इस तरह से आएगा। इसकी पोजीशन जो बनती है 8 डिग्री 4 मिनट, यहां से ये लाइन पास हो रही है, ये लैटिट्यूड है, ये पता होना चाहिए याद। दूसरा, ऊपर जो लैटिट्यूड पास हो रहा है वो 37.6 डिग्री पास हो रहा है, वो यहां से पास होगा 37.6 डिग्री। और ईस्ट और वेस्ट लॉन्जिट्यूड यहां पे जो पास हो रहा है दैट इज 97 डिग्री 25 मिनट्स, और जो यहां पे पास हो रहा है दैट इज 68 डिग्री 7 मिनट। तो इनके बीच में अगर आप देखोगे 97 से लेकर 68, लगभग 29 पॉइंट समथिंग या 30 लगा लो। ऊपर से नीचे देखेंगे 37 और तो 8, वो भी 29 समथिंग। तो यहाँ पे एक तरह से सेम है। बट अगर आप वेस्ट कॉर्नर से इस कॉर्नर तक देखोगे तो यहाँ पे जो स्पैन है 2933 किलोमीटर का है, और ऊपर के पॉइंट से नीचे एक्सट्रीम पॉइंट तक 3214 किलोमीटर है। तो ये भारत की पोजीशन है इस तरह से। ये आपने ध्यान में रखना है कि किस तरह से इसकी पोजीशन है। तो ये आप मैप से आपको ये अच्छे से समझ आएगा कि ये किस तरह से समझा। तो ये सारी पोजीशंस दे दी, और इसमें एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसमें से पास होती है। ये दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये लगभग भारत को दो हिस्सों में बांट देती है, नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस तरह से इसको बांट दिया। दूसरा, अब इसमें आगे जाएंगे कि और इंफॉर्मेशन क्या है। साइज जो है वो है, इसका भारत का जो साइज है, जो इसका एरिया है दैट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगर वर्ल्ड का टोटल एरिया देखेंगे, टोटल, उसमें से ये 2.4% है। इसमें 2.4% इसमें है। इसकी भारत की जो लैंड बाउंड्री है दैट इज 15,200 किलोमीटर। और इसमें अगर इसकी कोस्टल लाइन लिखेंगे तो उसमें सारे अंडमान निकोबार लक्षद्वीप सब मिला के तो वो है 7,516 किलोमीटर। तो ये हमारी कोस्टल लाइन और लैंड बाउंड्री ये है।
भारत की जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो है 82 डिग्री 30। ये मिर्जापुर से पास होती है। मिर्जापुर एक जगह है और एक सीरीज भी उस पे बनाई गई थी मिर्जापुर पे। ये उत्तर प्रदेश में है। तो जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है, अगर आप देखोगे यहाँ पे स्टैंडर्ड मेरिडियन, यहाँ से लेके मतलब कोई अरुणाचल प्रदेश में बैठा है और कोई यहाँ बंगाल गुजरात में बैठा है, एक्सट्रीम कच्छ में बैठा है, तो उनमें 2 घंटे का डिफरेंस है। 2 घंटे मतलब यहाँ पे 2 घंटे पहले सूरज निकल जाता है और 68 डिग्री पे तो 2 घंटे बाद निकलेगा। तो इसलिए आप अगर हर जगह पे देखोगे तो लोकल टाइम तो अलग अलग है। तो भारत के लिए जो सिलेक्ट भारत ने अपने लिए सिलेक्ट किया है वो 80 डिग्री 30 मिनट ये सिलेक्शन है। मिर्जापुर यहाँ से कहीं से पास होती है और ये हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन है। जो यहाँ पे टाइम है वही हमारे पूरे भारत में वही टाइम वॉचेस पे आ जाता है। इसका मतलब ये क्या हुआ, अगर यहाँ पे 5 बजे दिन निकलता है 5, तो यहाँ पे 3 बजे दिन निकल जाएगा। 3 बजे 2 घंटे का इसमें डिफरेंस आता है। इंडिया की जो पोजीशन है, यहाँ पे इंडियन ओशियन आ गया है। ये बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पे अरेबियन सी है। इस तरफ हिमालय पर्वत आ गया। यहाँ पे इस तरह से भारत की पोजीशन एशिया में एक कॉन्टिनेंट की तरह है। कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट जो मतलब सब कॉन्टिनेंट कहते हैं इसको, जो अपने आप में सफिशिएंट है। भारत में हर तरह का पहाड़ भी है। राजस्थान जाओगे तो थार डेजर्ट आ गया, कोस्टल एरिया है, कोस्टल बाउंड्री है, ठीक है। तो मैदान भी है, प्लेन्स भी हैं और प्लेट्यू है, वो सारा कुछ इसमें आ गया। तो भारत एक तरह से इंडिपेंडेंट सा एरिया अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, इसलिए इसको एक सब कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। अब यहाँ पे एक है कि यूनाइटेड नेशन डेमोग्राफिक ईयर बुक 2015 में ये बताया कि 7 लार्जेस्ट कंट्री कौन कौन से हैं। सबसे बड़ा कंट्री जो है दैट इज रशिया। सबसे बड़ा कंट्री ये रशिया आ गया। दैट इज 17.09 एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर। ये बहुत बड़ा कंट्री है। देन कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, देन ऑस्ट्रेलिया एंड देन इंडिया। पर पॉपुलेशन वाइज देखेंगे दो कंट्री सबसे बड़े हैं, एक है चाइना और एक है इंडिया। और यहाँ पे चाइना को भी देखेंगे लगभग 2.7 या लगभग 3 टाइम्स इंडिया से बड़ा है। पॉपुलेशन में इंडिया जो है वो अब कहते हैं अभी जनगणना नहीं हुई, पर यूएनओ की रिपोर्ट कहती है कि शायद भारत क्रॉस कर गया है, नंबर 1 पोजीशन पे आ गया है। इसमें जैसे मैंने कहा ना कि आपको ये बार बार पढ़ने की जरूरत क्यों है। सिंस ओपनिंग सुएज कैनाल इन 1869, इंडिया डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज बीन रिड्यूस्ड टू 7,000 किलोमीटर। ये जो छोटे छोटे फैक्ट हैं, छोटे छोटे फैक्ट, ये भी पढ़ने की बात होती है। ठीक। आप इसलिए इसको मैं कहता हूँ कि आप नोट्स मत बनाओ, छोटी क्लास की आप वैसे ही इसको पढ़ जाओगे। कोई ऐसा नहीं है कि बड़ी क्लास की बुक है, आप ऑलरेडी इससे बहुत ज्यादा पढ़ चुके हो और आपकी जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, इससे ज्यादा है। पर आप इसको एज ए बुक पढ़ो तो आपके जो क्वेश्चन है ना वो इजीली सॉल्व होना शुरू होंगे, बजाय इसके कि आप इसमें से कुछ नोट करो। क्या नोट करोगे, वही चीजें नोट करोगे, बहुत सारी चीजें छोड़ दोगे। इसलिए आप इसको पढ़ो, बार बार पढ़ो, तो इससे आपको समझ में आएगा कि किस तरह से होगा। ग्राफ देखो, ये मैप देखो। इंडिया में ये चेन्नई, यहां
चेन्नई, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली और कलकत्ता, ये भारत के 4 मेट्रो सिटीज हैं, बड़े सिटीज हैं। यहां से दिल्ली से कोलकाता, यहां से दोनों रूट्स हैं, एयर रूट्स, सी रूट्स। दिल्ली में छोड़ को बाकी अगर मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, यहां से दोनों रूट्स बनते हैं, एयर रूट्स और सी रूट्स। इस तरह से ये पूरे वर्ल्ड में कनेक्शन बनता है, इस तरह से। अब इसके आसपास कौन से कंट्री हैं? इधर जाओगे पाकिस्तान है, इधर जाओगे ये चाइना है, तिब्बत जो है, तिब्बत कंट्री नहीं है, वो उसी के कंट्रोल में है। नेपाल आ गया है, भूटान आ गया है, म्यांमार आ गया है। ये इसके पड़ोसी देश हैं सारे, ये इसके पड़ोसी देश हैं। और इसमें इंडियन नेबर्स अगर कहोगे तो ये इस तरह से। इसमें सबसे बड़ी जो बाउंड्री लाइन है वो बांग्लादेश की है, भारत के साथ सबसे बड़ी बाउंड्री लाइन बांग्लादेश की है। यहाँ पे कहीं पे ऐसा लगता है कि शायद चाइना की बड़ी होगी, नहीं। चाइना की बाउंड्री जो है वो बांग्लादेश जितनी बड़ी नहीं है, ज्यादा है। तो हमारा नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार, ये इस तरह से हमारे कंट्री हैं जो नेबरिंग कंट्री हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर जाओगे तो मालदीव्स और श्रीलंका, ये हमारे 2 और नेबरिंग कंट्री हैं। तो ये इस पे भी क्वेश्चन है कि कौन कौन से कंट्री हमारे नेबरिंग कंट्री बनते हैं। तो ये छोटी छोटी से पॉइंट्स हैं। तो इसको अगर आप मैप ही देखोगे तब भी आपको समझ में आता है कि ये इस तरह से हमारे मैप। और भारत में जब आप इसको पढ़ोगे ना तो इसमें छोटे छोटे से आ जाते हैं। क्लासिफाई द स्टेट्स इनटू 4 ग्रुप्स विच हैविंग कॉमन फ्रंटियर। तो ये वैसे क्वेश्चन नहीं है, पर आपका ये एक प्रैक्टिस हो जाती है। कॉमन फ्रंटियर किसके हैं? पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश। ठीक, 4 ग्रुप्स ईच हैविंग कॉमन फ्रंटियर्स विद पाकिस्तान। कौन कौन सी स्टेट्स? तो फिर आपको ना ये ध्यान में रखना पड़ेगा, पाकिस्तान के साथ कौन कौन सी स्टेट हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। इधर फिर चाइना के साथ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। बांग्लादेश के साथ ये मेघालय, असम, यहाँ पे वेस्ट बंगाल, ये सारे त्रिपुरा और त्रिपुरा। तो ये इस तरह से अगर आप मैप को बार बार देखोगे तो आपको वो याद में रहेंगी कि कौन कौन सी। फिर कोई पूछ लेते हैं जी कौन से ईस्ट कोस्टल लाइन पे? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। वेस्ट में केरल, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र एंड गुजरात। और हमारे आइलैंड्स कौन कौन से हैं? आइलैंड्स हैं ये अंडमान निकोबार और ये लक्षद्वीप, ये। ठीक है, तो ये इंडिया के साइज और लोकेशन की जो इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर क्वेश्चन है। ये भी रिवाइज कर दी गई है, मतलब 2-3 साल पहले जब बुक्स रिवीजन में आई हैं तो इनको भी, ये लेटेस्ट एनसीईआरटी है, आप लेटेस्ट को पकड़ना, उसको पढ़ना। बहुत सारे इररेलेवेंट या ओल्ड इंफॉर्मेशन ऐसी जो अब चेंज हो गई है, स्टैटिक में वैसे तो चेंज नहीं होती, पर जिसको इररेलेवेंट माना गया वो अब नहीं डाली गई। अब नेक्स्ट इसमें आते हैं कि फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, भारत के फिजिकल फीचर्स। इसमें ध्यान देना कि हमारे पास 6 फीचर्स हैं। हिमालयन माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट,
कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स, ये 6 हैं। इनके बारे में मतलब ये हमारे फिजिकल फीचर्स में है, इनको हम स्टडी करेंगे। हिमालय माउंटेन्स जो हैं, पहले अगर हम यहाँ पे देखें, यहां से शुरू होके वो यहां तक, और यहाँ पे ये एकदम से टर्न लेती है। ये इसमें अगर आप देखोगे ऊपर, या ये जो रेंज है, ये जो ऊपर से कंटिन्यूस चलती है, इसको, एक तो ये रेंज है, इसको हिमाद्री कहा जाता है। हिमाद्री, हायर माउंटेन्स, हायर हिमालय। उसके बाद एक इसके साउथ में चलती है, इसके पैरेलल, उसको हिमाचल रेंज कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश नहीं, वो स्टेट है, हिमाचल रेंज कहा जाता है। और थर्ड जो इसके नीचे चलती है, दैट इज, उसको शिवालिक कहा जाता है। तो 3 रेंजेस में इसको डिवाइड किया गया है। तो ये पैरेलल रेंज है, हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक। और अगर ऊपर देखेंगे तो ये भी हैं, जैसे कराकोरम रेंज, जस्कर रेंज, ये ऊपर कराकोरम रेंज, जस्कर रेंज ऊपर, ये दोनों आ जाती हैं। ये कराकोरम और जस्कर रेंज ऊपर इस तरह से। कैलाश रेंज, मानसरोवर रेंज, ये ऊपर हिमालय की तो है, बट नॉट पार्ट ऑफ इंडिया। अब जो मानसरोवर है वो भारत का पार्ट नहीं है, वो चाइना तिब्बत में है। ओके, तो इस तरह से अब हमें डायग्राम देखने पे ये पता लगता है कि ये यहाँ पे ये टर्न करती है, और यहाँ पे गारो, खासी और जैंतिया, ये छोटी रेंजेस हैं। इसके ऊपर एक, ये भारत का हिस्सा तो नहीं है, पर आप हिंदू कुश पर्वत जो पाकिस्तान के बॉर्डर, यहाँ अफगानिस्तान में चला जाता है, और यहाँ पे कुन लुन माउंटेन्स हैं, ये ऊपर है, हमारे भारत नहीं है। इसके ऊपर एक पामीर नॉट बनती है, दैट इज पामीर नॉट। वर्ल्ड हिस्ट्री में जब बात आती है, जब वर्ल्ड ज्योग्राफी में, तब ये पढ़ा जाता है, पर हमारी जो इतना ही पढ़ने वाली बात है। अब इसमें देखें कि जो हिमालय की बात कही गई है, हिमालय में क्या क्या चीजें, किस किस चीज तरह से हमें कहा कि याद रखनी होंगी। अब ये तो पता लग गया, नॉर्दर्न हमारा फ्रंटियर जो है हिमालय है, नॉर्दर्न बॉर्डर है, ठीक। तो ये इंडस रिवर, वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन, इंडस रिवर से ब्रह्मपुत्र तक चला जाता है। यहाँ पे अगर देखेंगे, ये इंडस रिवर है, यहाँ पे इंडस रिवर। अच्छा, दूसरी बात, आप बहुत सारी, क्योंकि ये जो कश्मीर दिखाया गया है ना, कश्मीर, ये, या इस पे पॉलिटिकल इशू है, डिस्प्यूट है। कुछ एरिया पाकिस्तान के अंडर है, कुछ एरिया भारत में है। तो भारत में जब दिखाया जाता है, वो पूरे का पूरा कश्मीर दिखाया जाता है, पर वो पूरे का पूरा कश्मीर इसके डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है। तो जितना डायरेक्ट कंट्रोल में है, और इससे जब आप वेबसाइट्स देखोगे, इंटरनेशनल वेबसाइट्स पे, उसमें कई कई बार तो कहीं पे वो कश्मीर ही उड़ा दिया गया, ऊपर सिर जो है ना, ये पूरे का पूरा शो ही नहीं किया जाता किसी किसी साइट पे। किसी साइड पे वो अलग कट, ये एक इधर का हिस्सा कट कर दिया जाता है कश्मीर को, वो पाकिस्तान में शो किया जाता है। पर जो इंडियन मैप्स हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से मैप हैं, उसमें जो वो पूरे का पूरा कश्मीर शो किया जाता है। पर अब उसकी कुछ ज्योग्राफिकल, कुछ इकोनॉमिकल जो इंफॉर्मेशन है, वो हमारे पास नहीं है। हमारे पास उतनी ही इंफॉर्मेशन है जितने एरिया पे भारत का कंट्रोल है वो। तो इसलिए जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हो, तो वहां पे फिर कई बार कुछ पॉइंट्स पे डिस्प्यूट आता है। तो कश्मीर के एरिया में अगर डिस्प्यूट है, तो आप समझो ये एक पॉलिटिकल इश्यू है। आप सिर्फ जो एनसीईआरटी में बताया गया है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है ना, ये तो इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, आप उसी के बेसिस पे आपके क्वेश्चन बनेंगे। ओके, ओके। अच्छा, एक ये है कि हाईएस्ट जो पीक्स हैं, माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, नेपाल में है, 28,848। कंचनजंगा जो है भारत की आप ध्यान देना,
ये है 8598। उसके अलावा फिर से नेपाल की ये आ गई, ये सारी नेपाल की दे रखी हैं, क्योंकि पर हिमालय पे है तो इसलिए शो किया गया है। नंदा देवी पर्वत, कामेट, नामचा बरवा, ये भारत में है। ठीक है, भारत में। इनको बस आपने याद रखना, इनकी लोकेशन कैसे है वो पता रखना। पर अगर नाम याद है तो आपको पता रहेगा, नामचा वर्मा, कमेट, नंदा देवी एंड कंचनजंगा भारत की ये है। ठीक है। अच्छा, और ये बड़ी एक बेसिक इंफॉर्मेशन में है, नामचा वर्मा ये नामचा बरवा है, ये नामचा बरवा इस यहां पे आ गया है। ठीक, नामचा बरवा पे भी डिस्प्यूट है। इस पे इंडिया और चाइना का डिस्प्यूट है। बहुत सा रीजन जो भारत हम क्लेम करते हैं, उस पे चाइना भी क्लेम करता है। अरुणाचल प्रदेश का बहुत सा एरिया, और उसमें कुछ एरिया जो हमारे कंट्रोल में है वो हमारे कंट्रोल में है, और जो चाइना के कंट्रोल में है वो भी हम मैप में शो करते हैं, बट दैट इज इन चाइना कंट्रोल। ठीक है। तो इसलिए जब आप इंटरनेशनल वेबसाइट्स पे जाते हो, वहां पे दोनों तरह की डिस्प्यूटेड सी इंफॉर्मेशन मिलती है। आप यहाँ पे देखोगे कंचनजंगा आया है, ये सिक्किम बॉर्डर पे है, सिक्किम। तो इसकी जो एक तरफ का हिस्सा जो है भारत के साथ लगता है, दूसरा हिस्सा नेपाल और चाइना बॉर्डर, चाइना के साथ चला जाता है। तो ये पोजीशन है जहां पे हमारी हाईएस्ट जो आ जाती है। फिर कमेट, कमेट पड़ा था, ये उत्तराखंड में आती है। कमेट जो है वो उत्तराखंड में है। तो ये हमें पोजीशन थोड़ी सी पता होनी चाहिए। और आप इसको जब भी आप पढ़ो, जब भी, खास करके ज्योग्राफी जब भी पढ़ो, तो आप इनके पढ़ने से पहले ना, मतलब रीडिंग लेने से पहले आप मैप्स में गो थ्रू हो जाया करो, तो उससे आपको इंफॉर्मेशन बड़ी मतलब माइंड में स्टिक रहती है कि हाँ क्या क्या हो रहा है किस तरह से। अब जैसे ये नांगा पर्वत है तो काउंट तो ये इंडिया में ही है, पर ये कंट्रोल में किस में है, पाकिस्तानी कंट्रोल में है। इसलिए इसको हमने जो लिस्ट देखी ना, उसमें इसको नहीं लिया गया नंगा नांगा पर्वत, अदरवाइज ये भारत का है। मतलब अगर वैसे देखें, अगर पूरा कश्मीर कहें कि पूरा कश्मीर हमारा है, तो ये भारत का ही एक हिस्सा है। हाँ जी। अब तो अब यहाँ पे थोड़ी थोड़ी करें। हिमाद्री जो सबसे बड़ी, जो हमारी लॉफ्टीएस्ट मतलब रेंज है, जिसमें सबसे ऊंची पर्वत है, पहाड़ है, वो हिमालय के वो सबसे उधर है, उसको हिमाद्री कहा जाता है। टोटल डिस्टेंस जो है 2400 किलोमीटर की आर्क है। जो ये आर्क बनती है ना, ऊपर से लेके यहाँ तक, ये 100 किलोमीटर की आर्क है। विड्थ जो है, अगर आप कश्मीर में जाओगे तो जो हिमालय पर्वत की विड्थ है 400 किलोमीटर है। मतलब नॉर्थ से लेके साउथ की तरफ आओगे 400, पर वही विड्थ जब आप दूसरी तरफ यहाँ पे जाओगे, यहाँ 150 किलोमीटर की अरुणाचल प्रदेश में विड्थ रह जाती है। तो ये यहाँ से यहाँ कश्मीर की तरफ विड्थ ज्यादा है, और जैसे जैसे आगे मूव करती जा रही है, इसकी विड्थ 400 से 150 किलोमीटर तक रिड्यूस कर रही है। Altitudinal variation are greater in eastern half than those in western half. ईस्टर्न हाफ में कहीं पे एक एल्टीट्यूडनल वेरिएशन है, एकदम से बड़ी ऊंची आ गई, छोटी आ गई, इस तरह से। वेस्टर्न पार्ट में ऐसा नहीं है, वेस्टर्न पार्ट में जैसा एक यूनिफॉर्मिटी सी बनी हुई है इसमें। तो 3 पैरेलल रेंजेस हमने स्टडी बात कर ली है इनके। इनमें बहुत सारी वैलीज बनती हैं। वैलीज तो आप समझते हो ना। हाँ जी, जैसे कश्मीर वैली है,
कश्मीर वैली जो है वो क्या है कि एक जगह जिसके आसपास पहाड़ हों पर वो प्लेन हो, आसपास पहाड़ बनते हो वो प्लेन हो। अच्छा, ये पढ़ लिया हमने हिमाद्री। हिमाद्री एक रेंज है सबसे उधर, वो सबसे हाईएस्ट है, उसमें लगभग एवरेज हाइट 6000 मीटर की है, जिसमें सारे कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नामचा बरवा, कामेट, ये सारे ऊंचे ऊंचे पर्वत जितने आए 6000 उनकी एवरेज हाइट, छोटे बड़े सब मिला के आप देखोगे तो एवरेज हाइट जो है वो 6000 मीटर है। तो इसमें सारी प्रोमिनेंट पीक्स इसमें आ गई। फिर इसमें कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो उसकी ज्योग्राफी जियोलॉजी से रिलेटेड है। जैसे ये जो फोल्ड हैं, ये फोल्ड हिमालय पर्वत जो है, क्या ये हमेशा से था? नहीं, हमेशा से ऐसा कहीं नहीं था। ये जो हिमालय पर्वत से इधर है ना, जिसको हम दक्षिण की पठार प्लेट्यू कहते हैं, वो एरिया कट होके आया है। ये पूरी एक ऑस्ट्रेलिया, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है नीचे। वो एरिया कट हुआ अफ्रीका से, अफ्रीका से वो साउथ इंडिया वाला पोर्शन कट होके आया और यहाँ पे इसको फोल्ड बना है। अभी भी जो हिमालय पर्वत की हाइट इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स वो प्लेट इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही है। इसमें जो सतलुज नदी है वो हिमालय पर्वत से बनने, इंडस और सतलुज जो है उससे बनने से पुरानी है, पहले की है, हिमालय पर्वत के बनने से भी पुरानी है। पर जो दूसरे आए हैं, चिनाब आया, ब्यास आया, झेलम आया, ये बाद के हैं रिवर्स, ये रिवर्स बाद के रिवर्स हैं। ओके, सेकंड रेंज जो है, सेकंड रेंज जो है वो लाइंग साउथ हिमाद्री आ गई। हिमाद्री की जो हाइट है, सॉरी हिमाद्री से इधर आ गई हिमाचल। हिमाचल की जो हाइट है वो 3700 से 4500 है और इसकी एवरेज विड्थ जो है 50 किलोमीटर है। जितने भी हमारे जिसको कहेंगे कि हिल स्टेशन हैं, जिसमें वैली ऑफ कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू वैली, ये सारे जहां और भी जितने हिल स्टेशन का रीजन जो है वो हिमाचल है, हिमाचल रेंज जिसको कहेंगे वो हिमाचल रेंज में। क्योंकि ऊपर की रेंज में जाओगे हिमाद्री, वहां पे टूरिस्ट स्पॉट बनना मुश्किल है, मतलब वहां पे बहुत कम टूरिस्ट जाते हैं, क्योंकि वहां पे जो रहने के लायक हालात ही नहीं है। और जो आप लोअर हिल्स हैं वो शिवालिक है, तो मीडियम लेवल की जो हिल्स हैं वो हिमाचल रेंज में आती हैं। तो वहां पे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, हमारे हिल स्टेशन हैं वहां पे। अब इसमें भी इसको एल्टीट्यूड 3700 से 4500 तक वेरी करता है, एवरेज विड्थ ये दे रखी है। इसमें रेंजेस हैं, पीर पंजाल रेंज, दौलादार रेंज, महाभारत रेंज, ये प्रोमिनेंट रेंजेस है। अगर आप इसको +2 की बुक में या हायर लेवल की बुक में पढ़ोगे तो ये रेंजेस ज्यादा दे रखी हैं, मतलब प्रॉपर दे रखी हैं। पर हम इसको 10th 9th 10th के लेवल पे पढ़ रहे हैं, तो जितनी इंफॉर्मेशन हमारे एग्जाम में एसएससी या दूसरे जो भी एग्जाम आपके हैं उनकी जितनी भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो इतनी आएगी। इसमें अब एक फाइंड आउट्स हैं, इनको जो फाइंड आउट्स यहाँ पे लिखे गए हैं इनको आप जब पढ़ो तो आपके लिए एक इंटरेस्टिंग है, आप खुद से करके देखो। नेम्स ऑफ ग्लेशियर एंड पासेस दैट लाई इन द ग्रेट हिमालयास। पासेस जो, अब ग्लेशियर है, ग्लेशियर होता है हवा के ऊंचे ऊंचे, सॉरी बर्फ के ऊंचे ऊंचे पहाड़, सिर्फ बर्फ ही बर्फ है वहां पे, ठीक है, कई कई फुट की बर्फ ही बर्फ है, कई किलोमीटर तक बर्फ है। और जो पासेस हैं, जो अब इनको पहाड़ों को पार करना, पुराने टाइम से पार करते आ रहे हैं लोग, तो पहाड़ों को पार करना बड़ा मुश्किल होता है, कौन चढ़ेगा फिर उतरेगा फिर ऊपर को चढ़ेगा, उतार चढ़ा है। पर इसमें से इनमें कुछ रास्ते बनते हैं पहाड़ों के बीच में जिनको पासेस कहा जाता है,
जिनमें से आना जाना, इसको क्रॉस करना इजी होता है, तो वो उसके ऊपर नीचे जाने की जरूरत नहीं होती। ठीक, तो इसमें जो ये जो पासेज हैं, ये शिपकीला, बारालाचाला, ठीक है, ये सारे पासेज हैं, बारालाचाला, शिपकीला, लद्दाख रॉ, ठीक है, सॉरी लद्दाख रेंज है, ये किस में मतलब जाते हैं, ये चाइना के साथ हैं ये पासेस, ये सारे के सारे पासेस चाइना के साथ हैं। आपको किस लेवल तक याद रखने हैं, अब ये है कि किस लेवल तक, आपको इसी लेवल तक, और बहुत सारे, अगर आप बुक्स में जाओगे तो वहां पे आपको एक पूरी की पूरी रेंज मिलेगी, आपको सारे पासेज लिखे मिलेंगे, पर आपने जो करने हैं, जो आपने पढ़ने हैं, जो आपने लिखना है, वो सिर्फ और सिर्फ इसके इस लेवल तक ही करना है कि ये जो एनसीईआरटी में दिया गया है। आपको जनरल अवेयरनेस का मतलब होता है, या जनरल नॉलेज का मतलब होता है वो नॉलेज जो एक जनरल स्टूडेंट से, एस्पायरेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है। तो जनरली हमने क्या पढ़ा है, हमने जनरली 10th तक ही प्रॉपर जो है कॉमन स्टडी की है, उसके बाद हम कॉमन नहीं पढ़ते, वो स्पेसिफिक स्टडी में चला जाता है। ओके जी, अब ये हिमालय शो कर रहा है यहाँ पे, जो थर्ड रेंज आती है, थर्ड रेंज जिसमें आप सामने नजर आती है, कसौली यहाँ से नजर आता है, दैट इज शिवालिक रेंज। ये हमारे मतलब पहाड़ों में साउथ में और मैदानों के इमीडिएट नॉर्थ में ये है, ये पूरी पैरेलल चलती है, छोटी पहाड़ियां हैं, इनकी हाइट जो है लगभग 900 से लेके 1100 मीटर्स तक है, और ये इनकी विड्थ जो है 10 to 50 किलोमीटर्स की विड्थ है। तो इस तरह से ये रेंजेस हैं। जनरली ये जो रेंजेस हैं, जो ऊपर से मिट्टी आई है, मतलब ऊपर से मिट्टी जो आई है उनसे मैदान बने हैं, और उसके साथ साथ की ये पहाड़ियां भी उन्हीं के सेडिमेंट्स ही बोलते हैं इनको। सो ये इनमें कुछ वैलीज बनती हैं जिनको दून बोला जाता है, लॉन्जिट्यूडनल वैलीज। लॉन्जिट्यूडनल वैलीज हैं ये बिटवीन लेसर हिमालय, लेसर हिमालय बोलते हैं शिवालिक रेंज को, शिवालिक रेंज, और उसमें उनको दून बोला जाता है। तो ये दून याद रखना, इनमें 3 दून ही हमें दे दिए गए, देहरादून, देहरादून, कोटली दून एंड पाटली दून, ये वेल नोन दून्स हैं, इनको याद रखना। ठीक है, दूसरी एक मैं फिर से कहूंगा, हमें जो अपनी नॉलेज है उसको इसी एनसीईआरटी बुक तक ही रखना है। बहुत डिटेल में जाओगे तो हिमालय पे बहुत डिटेल में पीएचडी भी होती है। जनरल नॉलेज का मतलब है हमें अवेयर होना है, हमें पीएचडी लेवल का इस तरह से कुछ नहीं करना है। अच्छा, इसमें जो ट्रेडिशनली इंडस और सतलुज के बीच के एरिया को पहले पंजाब हिमालय कहा जाता था, पर अब पंजाब हिमालय की बजाय इसको हिमाचल रेंज कहा जाता है, या कश्मीर रेंज, हिमाचल रेंज
कहा जाता है, क्योंकि अब पंजाब में पहाड़ नहीं है। वो जो पंजाब का जो पार्ट था वो कट करके कहाँ पे अब ऐड है, वो हिमाचल का पार्ट है। ठीक है, पर पुराने टाइम में, ब्रिटिश टाइम में इसको पंजाब हिमालय कहा जाता था, अब इसको कश्मीर या हिमाचल हिमालय कहा जाता है। सतलुज और काली रिवर, ये नेपाल का रिवर है, ठीक, जो यूपी में यहाँ पे आता है। इसको फिर रेंज आती है कुमाऊं हिमालय। पहले पहले रेंज आई हिमाचल कश्मीर हिमालय, देन कुमाऊं हिमालय, देन असम हिमालय, नेपाल हिमालय, ठीक है, नेपाल, फिर असम हिमालय। इस तरह से ये रेंजेस चलती हैं। तो अब आप समझोगे कि पहला शुरू का पार्ट जो है कश्मीर और हिमाचल हिमालय, देन कुमाऊं हिमालय, देन नेपाल हिमालय, और देन असम हिमालय। तो ये मेन रेंजेस हैं, इसमें आप इसको ध्यान में रखोगे तो स्टेट वाइज आप कह लोगे कि स्टेट वाइज ही वो हिमालय है। अगर कहीं पे क्वेश्चन आता पंजाब हिमालय, वैसे पंजाब हिमालय नहीं आएगा। पंजाब हिमालय का अब रिसेंट मतलब ये है कश्मीर और हिमाचल हिमालय। फिर ब्रह्मपुत्र हिमालय में बियॉन्ड दिहंग गॉर्ज, गॉर्ज होती है जैसे एक स्टीप, मतलब जहां पे इसको कहेंगे कि दो पहाड़ों के बीच में स्टीप नीचे कहीं नदी जो कट करती हुई जा रही है, तो एक स्टीप मतलब एक तो स्लोप है ना, वो बहुत स्टीप है जहां पे रहा नहीं जा सकता, उसको गॉर्ज कहा जाता है, गॉर्ज। ठीक है, गॉर्ज। तो एक बियॉन्ड दिबांग गॉर्ज के बाद ये एक शार्पली टर्न लेता है, शार्पली टर्न लेफ्ट की, राइट हैंड की तरफ, मतलब साउथ की तरफ लेता है, और उससे भारत की ईस्ट बाउंड्री बनती है जो म्यांमार के साथ जुड़ती है। ये इन जो पूर्वांचल, एक वर्ड यूज किया जाएगा पूर्वांचल, जो जितनी भी हमारी 7 स्टेट्स है ना, नॉर्थ ईस्टर्न सिस्टर्स जिसे कहते हैं, सिस्टर स्टेट्स, वहां पे जो हिमालय रेंज है उसको पूर्वांचल कहा जाता है, ईस्टर्न हिल्स कहा जाता है, माउंटेन्स कहा जाता है। ठीक है, ये स्टोन से, स्ट्रॉन्ग स्टैंडस्टोन से या सेडिमेंट्री रॉक्स से बने होते हैं। इनमें पटकई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स, मणिपुर भी स्टेट है, मिजोरम भी स्टेट है, नागालैंड भी स्टेट है, और एक सिर्फ 3 तो स्टेट्स पे ही हैं, एक पटकई हिल्स, ये इस तरह से रेंज आती है। ओके, तो ये हिमालय की इस तरह से आपने याद रखना है। याद मतलब आपको अपने आप इसको पढ़ना, आपको अपने आप याद में आएंगी, इसके मैप देखना, अपने आप याद में आनी शुरू हो जाएंगी। अब बात करते हैं हमारे पास नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स में हम बैठे, यहां से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सारी स्टेट्स जो कहाँ पे लगती हैं, बंगाल, ये लगती हैं इन पहाड़ों के साथ ही लगती हैं। तो ये जो मिट्टी यहाँ पे खेती बाड़ी ज्यादा होती है, तो यहाँ पे खेती बाड़ी ज्यादा होने का कारण क्या है? एक तो वहां हिमालय से जो नदियां उतरती हैं, चाहे पंजाब में उतरी है या गंगा यमुना का जो मैदान है वहां पे, या आगे और जो नदियां उतरती हैं, जो ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा हैं, वो सारी की सारी हिमालय से ही उतरती हैं। तो पहाड़ों से उतरने वाली जो नदियां हैं वो अपने साथ मिट्टी लेके आती हैं, उनमें मिट्टी होती है। ठीक, वो मिट्टी जो है उसको उससे एलुवियल प्लेन्स बनते हैं, उस मिट्टी को एलुवियल, इंग्लिश में एलुवियल कहते हैं। वो ही मिट्टी बिछी है यहाँ पे, उसी से ये प्लेन बनी है। ठीक, आजकल फ्लड जो है, आपने देखा होगा कि अब फ्लड बहुत कम आते हैं, मतलब 10 साल बाद कहीं पे एक फ्लड ऐसी आता है, फ्लड यहाँ पे, क्योंकि पानी को अब कंट्रोल कर लिया गया है, डैम्स बना लिए गए हैं, नहरें बना दी गई हैं, तो फ्लड नहीं आते। पर पुराने टाइम में हजारों सालों से यहाँ पे फ्लड आते थे। जब फ्लड आते थे, वो फ्लड जब पानी खड़ा हो गया और वहां पे मिट्टी जो है बैठ जाती थी, और वो बड़ी उपजाऊ मिट्टी होती थी,
इसलिए यहाँ पे खेती बाड़ी शुरू से ही हुई है। और जो नदियां हैं वो जनरली अपना रास्ता जो है वो चेंज करती हैं, हजारों सालों में वो चेंज करती रहती हैं। तो उससे भी एक रास्ते में मिट्टी इकट्ठी होगी, फिर दूसरे पे चली गई, तीसरे पे चली गई, तो जो मैदान बना वो नॉर्दर्न प्लेन, हमारा नॉर्दर्न प्लेन बड़ा ही फर्टाइल प्लेन है खेतीबाड़ी के लिए। तो यहाँ पे ये इंडस रिवर, इसमें 3 नदियां जो मेन है, सिंधु नदी, अब सिंधु नदी से जो प्लेन बना वो अब आज के पाकिस्तान में चला गया है, सिंधु नदी। और उसकी जो 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, जो पंजाब की नदियां हैं वो उसकी ही ट्रिब्यूटरीज हैं। उनमें से अब एक पार्ट, दो दो रिवर्स का जो पार्ट है वो हमारे भारत में है, बाकी सारा प्लेन जो है वो पाकिस्तान में है। फिर गंगा रिवर है, गंगा की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, यमुना या दूसरी जितनी भी नदियां वो। फिर ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र और उसकी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये सारी की सारी मिल के एक पूरे का पूरा नॉर्दर्न प्लेन बनाती हैं। और इसको लिखा भी है एलुवियल सॉइल, पहाड़ों के फुट हिल्स पे है। फुट हिल्स आप समझते हो, पहाड़ों के पैरों में। तो जो हमारा हिमालय पर्वत है उसकी भी जो लेंथ है, लगभग आर्क की लेंथ 2400 किलोमीटर है, इसकी भी 2400 किलोमीटर ही है। इसकी भी लेंथ जो है 2400 किलोमीटर ही है। 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। नॉर्थ में पंजाब की तरफ इसकी जो पंजाब की तरफ जो इसकी चौड़ाई है वो 240 किलोमीटर है, पर जैसे ही आप गंगा की तरफ उधर जाते जाओगे इसकी चौड़ाई जो है 320 किलोमीटर चली जाती है। तो यहाँ पे ये एग्रीकल्चर प्लेन है, मतलब एग्रीकल्चर के लिए यूज की जाती है इसमें। इसको भी अब इसको डिवाइड किया है पंजाब प्लेन्स में। जो पंजाब प्लेन्स हैं वो इंडस और नदी सिंधु नदी की हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान दोगे, यहाँ पे ढलान जो है ना, पंजाब की ये ढलान जो है, यहाँ से नदियां निकल के अरब सागर में गिरती हैं, अरेबियन शाह। पर अगर आप यमुना या इधर की नदियां देखोगे वो सारी की सारी कहाँ पे जा रही हैं, हाँ, वो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। जो अंबाला सिटी है, अंबाला सिटी के बाद और कोलकाता लोगे ना तो उसमें 320 मीटर का फर्क है। अंबाला हाइट पे है उधर, इसीलिए ढलान से उधर पानी, उस नदियों का पानी उधर फ्लो करता है। पर जनरली हम अगर वैसे देखेंगे हमें तो प्लेन ही नजर आता है, क्योंकि ये किलोमीटर्स में जाके फिर पता लगता है कि ये ढलान में ढलान चल रही है। और जनरली ढलान का हमें इस तरह से पता चलता है क्योंकि नदियों की स्लोप उधर है, नदी की स्लोप हमेशा ढलान की तरफ होती है। ओके, अब जो पाकिस्तानी पंजाब है उसके ऊपर आपको क्वेश्चन नहीं आते, तो वो पहले ज्योग्राफी में, पुरानी ज्योग्राफी जो थी उसमें वो इंडस रिवर्स ट्रिब्यूटरीज जो थी, झेलम वगैरह, उन पे भी क्वेश्चन आते थे। पर अब नई जो आई है ना, इसमें वो सारा निकाल दिया गया, उतने ही पॉइंट रखे गए हैं जितने भारत में जो इंपॉर्टेंस में आते हैं। जो पाकिस्तानी रिवर्स हैं अब उनको नहीं काउंट किया जाता। एक वर्ड आता है दोआब। दोआब जो है ब्यास और सतलुज, दोआब का मतलब होता है दो रिवर्स के बीच की जगह। ब्यास और सतलुज के बीच की जगह को हम दोआबा कह देते हैं। इसी तरह से आगे रावी और ब्यास के बीच की जगह भी है, ठीक। रावी और ब्यास वो पठानकोट से लेके इधर होशियारपुर साइड तक, जहां तक आ जाता है ब्यास रिवर तक चला जाएगा। तो पंजाब का तो नाम ही है पंज आब, वो 5 वो आपकी है। अब गंगा प्लेन जो है वो घग्गर नदी, घग्गर नदी ये पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे है। ये बरसाती नदी है, बरसाती, इसमें सारा साल पानी नहीं होता, बरसात आती है, ये चलती है ये। इसी को पहले सरस्वती नदी भी कहा जाता था, वेदों में या पुराने टाइम में 7वीं नदी थी। सिंधु नदी एक काउंट कर ली, एक ये, पर अब ये इसको नहीं कहा जाता, ये अब सिंपल एक बरसाती नदी है।
तो घग्गर नदी से तीस्ता नदी जो बिहार में चली जाती है, नेपाल के उस साइड पे, तीस्ता नदी तक ये हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये दूसरी प्लेन होगी। पहला पंजाब प्लेन और ये याद रखना, इसको याद रखना आप। घग्गर नदी से घग्गर नदी से इधर इधर पंजाब का प्लेन है, पंजाब प्लेन, घग्गर नदी से आगे वो तीस्ता नदी है, एक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, तीस्ता नदी, वहां तक का जो प्लेन है वो सेकंड कैटेगरी में आ गया। उसमें हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल है। फिर उसके ऊपर चले जाओगे, जिसका मेजर पार्ट बांग्लादेश है, वो उसमें आ जाता है, वो ब्रह्मपुत्र के मैदान है, वो ब्रह्मपुत्र के मैदान है। तो इसमें अब याद रखने वाली बातें कैसे याद कैसे करोगे, आपको भारत का नक्शा माइंड में होना चाहिए, आप कैसा भी क्वेश्चन कर सकते हो, नक्शा होना। इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, कई बार ना कोई बड़ी ऑड सी जगह जो एनसीईआरटी में नहीं दी गई वो आती है। वो कहां से आती है? जैसे पिछली बार शिमला में लैंडस्लाइड हुई है, ठीक, तो वो शिमला, अब वैसे यहाँ पे उसको मेंशन किया नहीं किया अलग है, पर उस पे अब जब लैंडस्लाइड हुई है तो उस पे क्वेश्चन बन जाते हैं किसी प्लेस के ऊपर। पिछली बार एक कुछ मजदूर जो थे माइनिंग कर रहे थे, वो बीच में फंस गए थे, ठीक है, वो कौन सी जगह है, उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। वो माइनिंग अब उस करंट अफेयर में एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गई है, ठीक है। पर जनरली इनमें जो है ये स्टैटिक है, ये तो स्टैटिक का मतलब ना बदलने वाली चीजें हैं, इसमें तो कोई ऐसा नहीं है कि करंट में कुछ आया। तो इसलिए कई बार हम ना ये कंफ्यूजन हो जाता है कि ये तो करंट अफेयर में तो ये ऐसा आया, पर ये ऐसा नहीं। तो कंबाइंड से क्वेश्चन में वो जगहें भी आती हैं जो न्यूज में प्रोमिनेंटली चल रही होती हैं। पर यहाँ पे जो वो हैं जो जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं, आप कोई भी लोगे, ज्योग्राफी एक पार्ट है, हिस्ट्री एक पार्ट है, उसमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ओके, अब नॉर्दर्न प्लेन्स हमें पता लगा कि ये तो खेतीबाड़ी वाला ही है, खेतीबाड़ी वाला है। रिवर से मिट्टी आती है, नीचे चली जाती है। शिवालिक के पैरेलल, अभी आप शिवालिक, ये शिवालिक पहाड़ है ना, हम जहां बैठे हैं, शिवालिक के पैरेलल आप अगर पहाड़ों की तरफ जाओगे, वो मिट्टी वाली, वो जो है ना पथरीली सी जगह है, जो ऊपर से पत्थर आए हैं, वो पथरीली जगह है। जब आप एक खेती-बाड़ी, यहाँ पे खेती-बाड़ी हो रही है, आप अगर इधर पहाड़ों के फुट्स तक जाओगे, एक 8 से लेके 16 किलोमीटर तक का है, जो वहाँ पे पेबल्स मतलब पथरीली जगह है, खेती-बाड़ी नहीं होती। या ऐसा कह लो कि जंगल सा उगा हुआ है, झाड़ियां हैं, जहाँ पे खेती-बाड़ी करनी मुश्किल है। पर उनमें से पास होके ही सारी नदियां आगे जाती हैं। ये जो है इसको बहाबर कहा जाता है, इसको बहाबर, ये वर्ड याद रखना, बहाबर। तो ये जो जगह इधर चली गई, वो सारी की सारी बहाबर है, जो पहाड़ों के साथ साथ चलती है, पत्थर वाली जगह है, खेती करनी मुश्किल है, जहाँ पे जनरली जो जंगल टाइप सा थोड़ा सा उगा हुआ है, तो जहां जहां पे भी पेड़ उग सकते हैं, बस वैसे। फिर उसके बाद यहाँ पे जनरली पानी पत्थरों के नीचे चला जाता है और यहाँ से फिर से ऊपर को निकलता है, आगे री इमर्ज होता है इन जगहों से। उसको कहा जाता है तेराई। वो तेराई, ये वेट स्वैम्पी, स्वैम्पी होता है जैसे चिक्कड़, दलदल, मार्शी, मार्शी मतलब दलदल सी जगह होती है। मार्शी रिवर्स साउथ बेल्ट है, मतलब बहाबर के इधर चिकनी मिट्टी आ जाती है, वेट स्वैम्पी, उसको तेराई का इलाका कहा जाता है। तेराई का इलाका जो था उसमें पहले जंगल हुआ करते थे, पर अगर आप पंजाब में बैठे हो तो आप कहोगे भाई यहाँ पे भी जंगल तो है नहीं, यहाँ पे जंगल नहीं है। पर अगर आप आनंदपुर साहब जाओगे ना, जब आप एंटर करोगे तो आपको पता लगेगा कि वहां पे खेतीबाड़ी वाली जमीन नहीं है, ये जंगली सी। पहले तो वो बहाबर है, बहाबर के बाद जो इधर एरिया आता है जंगल तेराई का, उसको लगभग 90% काट के उसको खेतीबाड़ी में कन्वर्ट कर दिया गया।
अदरवाइज वो तेराई तेराई जिसे कहते हैं कि थोड़ी सी चिकनी मिट्टी है, गिल्ली मिट्टी है, खेती बाड़ी के लिए अच्छी है, तो उन्होंने काटा, उसको जंगल साफ कर दिए। आप अगर इधर भी चले जाओगे यूपी साइड में भी, अब वहां पे भी जंगल जंगल काट के उसको खेती बाड़ी लायक जमीन बना ली गई है। तो पहले उसको तेराई कहा जाता था। तो जब जब पाकिस्तान का पार्टीशन, मतलब पाकिस्तान अलग हुआ, तो वहां से हिंदू सिख इधर आए, माइग्रेट होके आए, तो उनको जमीनें अलॉट की गई किसानों को। तो वो तेराई के जंगलों में, जैसे आप उधमपुर, अगर आप यूपी में जाओगे तो वहां बहुत सारे पंजाबी रहते हैं, उधमपुर का शायद इलाका उधमपुर कहा जाता है, ठीक। तो वहां पे वो तराई के इलाके में उनको जमीनें अलॉट की गई थी। तो उन्होंने ही, मतलब खेती बाड़ी करने वाले थे, तो जमीनें साफ करके उन्होंने खेती बाड़ी लायक बना ली। ओल्डर एलुवियम, अब एलुवियम नहीं आती। जब से 10-12 साल, 15 साल, 50 साल से फ्लड कंट्रोल कर लिए गए, एलुवियम मिट्टी नहीं आती। उससे पुराने पुराने टाइम में, पर वो हजारों लाखों सालों से इतनी मिट्टी जमा हो चुकी है एलुवियम, कि ये सारे का सारा पूरा फर्टाइल इलाका है। उसके बाद जो तराई के बाद जो इलाका है, दैट इज बांगर। बांगर बांगर जो है वो उपजाऊ, मतलब तराई खेती बाड़ी का था, उससे पहले पुराने टाइम में बांगर में। और उसके बाद पथरीली जो कैल्शियस डिपॉजिट होते हैं, वो कंकर। तो अब याद रखना, पहला बहाबर, बहाबर के बाद की प्लेन आएगी उसको तेराई, तेराई के बाद का प्लेन आएगा उसको बांगर, बांगर के बाद फिर आगे जाओगे वो कंकर। कंकर में, कंकर का नाम से ही समझोगे तो वहां पे खेती बाड़ी कम होगी। ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि डिवीजन होगी, एक में मर्ज होते हैं, मतलब एक मिट्टी जो है ना चेंज होती है कंटिन्यूअसली। फिर उसके बाद यंगर डिपॉजिट्स जो हैं उनको खादर बोला जाता है। इन पे क्वेश्चन है, ठीक। खादर यंगर डिपॉजिट्स में है। पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये कौन सा प्लेट्यू क्या होता है जी? प्लेट्यू किसी को पता है? प्लेट्यू और पहाड़ में कोई फर्क होता है? माउंटेन तो होता है, पर वो उसको प्रॉपर माउंटेन कहते। वो ऊंची जगह है, जैसे मान लीजिए जितना ऊंचा ये है अपना कसौली है, इतनी ऊंची 1000 मीटर तक ऊंची चली जाती है, 700-800 मीटर तक। पर पहाड़ में कह के आप ऊपर चढ़ोगे, फिर से ढलान नीचे की तरफ दूसरी तरफ, उसमें ढलान नहीं होती, ऊपर वो प्लेन होती है। ऊपर वो प्लेन होती है, मतलब एक प्लेन जगह जो नॉर्मल प्लेन से 1000 फुट ऊपर तक चली गई है, उसको प्लेट्यू बोला गया है। तो दक्षिण में ये प्लेट्यू है, दक्षिण में हमारे प्लेट्यू है, उसको डेक्कन प्लेट्यू भी कहा जाता है। अब ये देखो यहाँ पे आया, इधर से शुरू कर लेते हैं। छोटा नागपुर प्लेट्यू, यहाँ पे मिनरल्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। जैसे जो प्लेन्स हैं वो हमारे, मतलब खेती बाड़ी एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर रहे हैं। प्लेट्यू हमारी मिनरल्स रिक्वायरमेंट पूरी करती हैं। हमारी जो भारत की जो इंडस्ट्री है उसका बेस ये प्लेट्यू ही है, छोटा नागपुर। और इधर आप देखोगे मालवा प्लेट्यू। तो छोटा नागपुर, ये जो डार्क सा आ रहा है ना सारा प्लेन, मालवा प्लेट्यू। और ये यहाँ पे विंध्या रेंज, ये ऊपर विंध्या रेंज के पहाड़ हैं, ये सतपुरा रेंज, विंध्या और सतपुरा, और नीचे महादेव हिल्स हैं।
और विंध्या और रेंज और इसके दोनों के बीच में नर्मदा नदी बहती है। जो हमने उसमें भी पढ़ा था ना, नर्मदा नदी के पास अवशेष मिले हैं कि बहुत पुराने जो हमारी लोग थे वहां रहते थे, ठीक है, पहाड़ों में, सतपुरा रेंज। तो ये मालवा प्लेट्यू आ गया। इसके बाद इसको नीचे ये सारे का सारा डेक्कन प्लेट्यू है। डेक्कन प्लेट्यू ये ट्रायंगुलर, लगभग ट्रायंगल की शेप में ये इस तरह से है। और यहाँ पे आप देखोगे हाइट भी दे रखी है अबव 1200, और जो प्लेट्यू की हाइट है वो जनरली 600 टू 1200 के बीच में रहती है। ठीक, तो ये प्लेट्यू हो गया। और यहाँ पे जीरो जो मैदान है वो 0 to 300 मिलीमीटर है। और माउंटेन्स जो है वो इस तरह से शो की गई है। जब आप इसको देखोगे, पढ़ोगे इसको ध्यान से, आप सिर्फ, अगर आपको बहुत जल्दी रिवीजन करनी है ना, कि मुझे तो रिवाइज करना है फटाफट, होता ना लास्ट में कि अब दिन नहीं है, तो आप मैप्स को ज्यादा ध्यान में देखो। मैप्स देखते चले जाओगे, इनके फोटोग्राफ देखते चले जाओगे, बहुत से आपको वैसी पॉइंट आ जाएंगे कि ये जो प्लेट्यू है ना, डेक्कन प्लेट्यू, ये ही टूट के आया है। ये ही यहाँ पे स्ट्राइक किया और हिमालय पर्वत बना। डेक्कन प्लेट्यू, इसका मतलब हिमालय पर्वत या भारत के, जो मॉडर्न भारत के बनने से भी पुराना है। ये पहले किसका हिस्सा था? अफ्रीका का हिस्सा था। हजारों लाखों लाखों साल पहले ये अफ्रीका का हिस्सा था। अब डेक्कन प्लेट्यू, अब हम इसके बारे में देखें कि ये किस तरह से, क्या बताया क्या है इसको। हिंदी में प्लेट्यू को बोलते हैं पठार। हिंदी में इसका नाम है पठार। तो जितने भी यहाँ पे खेती बाड़ी नहीं होती जनरली, इसमें अगर उगते भी हैं तो ये जंगल जंगल टाइप सा ही है। मतलब जंगल भी घना जंगल नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे जंगल भी वो है कि जिसको आप कहोगे कि ये किक्कर वगैरह, इस तरह के दरख्त है, कांटेदार दरख्त इस तरह से आ जाते हैं। तो पेनिनसुलर लैंड जो है वो, एक तो ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक होती है जो नीचे से लावा निकलता है ना, लावा, उस लावे से, जो ज्वालामुखी से निकलता है, उससे जो बनने वाली चट्टानें हैं वो हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं। एक मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं जो नीचे से निकलने वाली, जो इग्नियस रॉक्स हैं, वो जब प्रेशर में, जब वातावरण के साथ वो जब टूट फूट जाती हैं, उनसे बनने वाली मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। ठीक, तो ये लिखा भी है कि ये गोंडवाना लैंड, जो गोंडवाना लैंड अब जाएंगे अफ्रीका की तरफ, वहां से टूट के ड्रिफ्ट होके इधर की तरफ आई है। नदियां इसमें कौन सी हैं? नर्मदा रिवर। जो नर्मदा रिवर है ये कहाँ पे गिरता है? बे ऑफ बंगाल। दूसरा जो रिवर है कृष्णा, गोदावरी, ठीक है, वो जो रिवर जा रहे हैं वो सारे के सारे गिर रहे हैं बे ऑफ बंगाल में। तो इसका मतलब जो ये ऊंचाई है इसकी, वो जनरली इधर ज्यादा है। मुंबई साइड जो वेस्टर्न कोस्ट है वो ऊंचा है, और साउथ जो ईस्टर्न कोस्ट है वो ढलान पे है, मतलब नीचे की तरफ है। इसीलिए नदियों का बहाव उस तरफ ज्यादा है। ओके जी।
इसको मालवा प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड्स, ये सारा कुछ है। इसी तरह से एक तरफ पे ये राजस्थान को लग जाता है, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ को चला जाता है। चंबल, सिंध, बेटवा, केन। चंबल आपने सुना होगा, पुराने टाइम में कहा जाता था चंबल के क्या मशहूर हैं, डाकू मशहूर थे। तो चंबल के डाकू, वहां चंबल नदी बहती है, तो चंबल का एरिया वहां पे वैसे ही जंगल तक का एरिया था, वहां आजकल नहीं है, पहले लूट लिया जाता था। बेटवा, बुंदेलखंड, ये सारे उसमें आ गए। अच्छा, हाइट जो है इसकी, इधर छोटा नागपुर, ये अब हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। महादेव हिल, कैमूर हिल, मैकाल हिल्स, ये मध्य प्रदेश में हिल्स हैं। ये डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। तो ये सारा छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ। और गारो, खासी एंड जैंतिया हिल्स, ये जाके बनती हैं ईस्टर्न पार्ट में। जो नॉर्थ ईस्टर्न हमारे 7 सिस्टर्स हैं, वहां पे जो हिल्स हैं वो खासी, जैंतिया, गारो हैं। ये भी इस प्लेट्यू के साथ ही बनी है, आई है, पुरानी है। मीन्स जो अरावली पर्वत है ना, अगर आप अरावली पर्वत कहाँ पे है, राजस्थान में है। राजस्थान का ये पर्वत कब से बना हुआ है, भारत के मतलब हिमालय पर्वत के बनने से भी पुराना पर्वत है अरावली पर्वत, उससे भी पुराना पर्वत है। क्यों पर्वत पुराना है, तो ये इसलिए कि जब मतलब अफ्रीका का हिस्सा था ये, तब अफ्रीका का हिस्सा होने से तब का बना हुआ है। अच्छा जी, फिर अब देखते हैं वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। घाट क्या होता है जी, घाट कहते हैं ना। हाँ, जंगल, जंगल को घाट नहीं कहते, आप कहते, आप गंगा के घाट पे जाओगे, गंगा घाट। नदियों के किनारे पे घाट बनाए जाते थे। जब बनाए नहीं, बने भी होते थे कुछ नेचुरली। कई बार आप नदी के किनारे किनारे चलोगे ना, तो नदी के किनारे अगर नॉर्मल मिट्टी है, तो वो मिट्टी पे घाट नहीं होता, उसको घाट नहीं कहते। वो कभी भी गिर सकता है, पानी में जा सकता है। या तो पत्थर से या पथरीली ईंटों से बना दिया जाता घाट। जैसे अगर आप हरिद्वार जाओगे तो वहां पे गंगा घाट है, सीढ़ियां बनी हुई है ना, वो घाट बन गया वहां पे लेक के किनारे। नहीं, किनारे घाट, उसको घाट कहा जाता है। पथरीली जगह जहां पे वो लोग बैठ के उतरते हैं, नीचे उतर सकते हैं, वापस चढ़ सकते हैं, या वो नेचुरली बना हुआ तो उसको कह देंगे गंगा घाट। अगर वैसे भी बनाया तो उसपे सीढ़ियां बना दी हैं, अब वो भी, उसपे भी लोग आते जाते हैं, ठीक है। तो घाट का मतलब है पथरीली जगह जो समुन्द्र के किनारे पे हो, नहीं नदी के किनारे पे हो वो। इसी तरह से समुन्द्र के किनारे पे माउंटेन्स हैं। ये यहाँ से आप शुरू हो जाओगे ऊपर, माउंटेन रेंज ऊपर, ये वेस्टर्न, अगर आप इधर से आओगे, ये वेस्टर्न पार्ट है, ये पूरे का पूरा, इसको वेस्टर्न घाट कहा जाता है। मुंबई गए हो आप, गोवा गए हो, नहीं गए उधर? जो गए होंगे तो आपने यहाँ पे पूरी की पूरी इसके पैरेलल समुद्र के किनारे एक माउंटेन रेंज है, माउंटेन रेंज है। वेस्ट ईस्ट में ये टूटी हुई, एक तो ये पार्ट है, और फिर ये, और ये, ठीक है। ये समुद्र के किनारे पे, इनको वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट ये कहा गया। वेस्टर्न घाट जो है वो कंटिन्यूस है, और ईस्टर्न घाट टूटा हुआ है, यहाँ तक दूसरा, तीसरा, 3 पार्ट में ऐसे गया हुआ है। अब इसमें इसका जो इफेक्ट क्या पड़ता है, वेस्टर्न घाट में अरेबियन सी से, जो यहाँ से अरेबियन सी में से उठने वाली जितनी एयर है, जब समुन्द्र में रात हुई, पहले आप दिन लगाओ, दिन में सूरज की गर्मी पड़नी शुरू हो गई, सूरज की गर्मी पड़नी शुरू हो गई,
तो जो धरती है वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। यहाँ से धरती से हवा ऊपर उठ जाएगी, समुंदर की तरफ से हवा फिर आनी शुरू हो जाएगी। वो समुंदर की तरफ से आई है तो पानी लेके आएगी। तो यहाँ पे हर रोज शाम को बारिश होती है। मुंबई में हर रोज शाम को, दिन में अगर जितनी गर्मी पड़ जाएगी, जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी उतनी ज्यादा बारिश होगी। ठीक है। और ये पर इसके इस तरफ जो है ये बारिश नहीं होती, क्योंकि बारिश जो है सिर्फ वेस्टर्न घाट की तरफ इधर ही हुई। इसी तरह से यहाँ पे भी उठती हैं, तो यहाँ से भी समुंदर से उठ के इस तरफ आई हवाएं। तो जहां जहां तो है यहाँ पे तो बारिश होती है, पर यहाँ पे फिर से बारिश कम होती है। ठीक है, बारिश कम होती है। अच्छा, अब नदियां जो हैं वो कहाँ कहाँ से निकली। देखो ये कृष्णा नदी है, ये कृष्णा नदी यहाँ से गई है। ये आगे महानदी, गोदावरी, ये यहाँ से बन के आई हैं, इनकी कई ट्रिब्यूटरीज हैं। और कावेरी, कावेरी नदी। ठीक है। तो ये कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, ये कहाँ पे गिर रही हैं, सारी की सारी बे ऑफ बंगाल में गिर रही हैं। तो ये इस चीज की इंडिकेशन है कि यहाँ पे स्लोप जो है, जो वेस्टर्न घाट है वो ऊंचा है, और ईस्टर्न घाट जो है उसकी तरफ स्लोप है, इसलिए सारी नदियां उधर जा रही हैं। ओके। यहाँ पे आप कुछ अन्ना अन्नी मुड़ी जो है हिल स्टेशन है। ठीक है, अन्नी मुड़ी, अन्ना मलाई। आपने अन्ना मलाई यूनिवर्सिटी सुनी होगी आपने कोई, एक साउथ की बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी है अन्ना मलाई। ठीक है, अन्ना मलाई यूनिवर्सिटी। ठीक। और ये ऊपर से इसको घाट को कहते हैं कोंकण घाट। ठीक है। तो ये महाराष्ट्र का इलाका, फिर इसमें गोवा तक जाएगा। वो तो सारे के सारे जो घाट के वेस्टर्न घाट पहाड़ों को कहा जाता है, सिंपल ये। उसके अलावा ये प्लेन एरिया है उसके बाद, जिसमें सारे जितने भी बीचेस हैं वो उस प्लेन समुद्र के किनारे पे वहां पे है। अच्छा, मैप में एक और चीज देखें हम, जो डेजर्ट है वो हमारा डेजर्ट है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट राजस्थान का एरिया, वो यहाँ पे आएगा। और उसमें ये आई है अरावली रेंज, ये अरावली रेंज। ठीक है, अरावली पर्वत वो यहाँ पे है। ये छोटी छोटी रेंजेस हैं, गिर रेंज। ये इस तरह से आपको अगर पढ़ोगे तब आपको ध्यान में रखना। गंगा रिवर जो है वो, ये गंगा है। इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। देखो, एक तो यमुना सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, यमुना। यमुना को फर्दर इसमें चंबल नदी गिरती है, ये कुछ नदियां छोटी छोटी नदियां गिरती हैं, ये बरसाती नदियां हैं। घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, सोन नदी, छोटी छोटी और भी नदियां, तीस्ता नदी है एक, तीस्ता नदी, तीस्ता नदी यहाँ पे नदी है। मेन मेन ये बताइए, कोसी नदी का नाम कोसी क्यों है। पानी कोसा कोसा नहीं जी, पानी गर्म नहीं है, कोसा पानी नहीं है वो। कोसी, कोसी नदी है, उस पे बिहार में ये नदी है। इसमें हर साल बाढ़ आती थी, बरसात के टाइम पे बाढ़ आती थी। और बाढ़ आने से ये गांवों को तबाह करती थी, तो लोग इसको कोसते थे, इसलिए इसका नाम कोसी नदी है। ठीक है, इसका नाम कोसी नदी है। चलो अब 5 मिनट थोड़ा हम रेस्ट कर देते हैं।
तो 5 मिनट हम ब्रेक ले लेते हैं इसमें।
हाँ जी, एक इस बार सिर्फ हिस्ट्री का टेस्ट कितना, हिस्ट्री के क्वेश्चन है कि प्रैक्टिस टेस्ट आपको दिए थे, 8 स्टूडेंट्स ने दिए हैं। आपने दिए? ठीक है। हिस्ट्री के क्वेश्चन जो है ना, आपको इस तरह से ना प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, वो ऑनलाइन है, वो मतलब 30 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करने हैं, आप पढ़ के उसको कर लिया करो। ठीक है। दूसरा, आप कभी भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको उसी दिन करना है, जब भी आपको लगे। और उसको आप रिवाइज, कई टेस्ट होते हैं एक बार ही दे सकते हो, कुछ टेस्ट आप बार बार दे सकते हो। उसको फिर से दे दो, अगर आपको लगता है एक बार नंबर कम आया, फिर पढ़ के आप फिर से दो। हाँ जी। दूसरे नहीं, आपके उसके जहां पे टेस्ट आते हैं ना, वीकली टेस्ट, उसी में आता है ये। वो नहीं है, वो नहीं है। जो एमसीक्यूज हैं उनको प्रैक्टिस टेस्ट कर दिया गया है। ठीक है। उसको है कि एंशियंट हिस्ट्री प्रैक्टिस टेस्ट, उसमें एंशियंट हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन आ गए हैं, आपने उनको करना है। नहीं, पीडीएफ नहीं है ये, पीडीएफ नहीं है, आपको पढ़ना ही है। जनरली जो इसमें जब हम जनरल स्टडीज की बात करते हैं, आपको वहां पे भी क्वेश्चन कैसे आएंगे, जिस तरह से टेस्ट में आ रहे हैं, इसी तरह से ना A B C D आपको करते चले जाना है। ठीक। वो क्वेश्चन के प्रैक्टिस प्रैक्टिस आपको इसी तरह से प्रोवाइड, जैसे अब ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन आएंगे। पंजाब हिस्ट्री है तो पंजाब हिस्ट्री, जिन्होंने पंजाब हिस्ट्री के क्वेश्चन जो है वो आ जाएंगे। आपने उनको 30 मिनट में 50 क्वेश्चन आते हैं, आप उनको प्रैक्टिस कर लो। पहले आपने पढ़ ली, बुक पढ़ी या अपना तैयारी की, उसके साथ क्वेश्चन करो। क्योंकि क्वेश्चन जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं लगता कैसे क्वेश्चन आएंगे। सॉम का टेस्ट दे दिया दोबारा, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल वाला था। ठीक है। एक तो तैयारी सीधी, एक ना, एक आप ये ध्यान में रखो कि ये हमें लगता है कि यार टेस्ट दे दें नहीं दें, टेस्ट दे दें नहीं दें, ये एक सीरियसनेस है। आप अगर ये कहो ना कि मैं बहुत तैयारी करके बाद में दूंगा, तो ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। आपको जितनी तैयारी है, आप टाइम बाउंड होके दो कि मेरे को हर सैटरडे कुछ मटेरियल टेस्ट के फॉर्म में आया तो मुझे टेस्ट करना ही करना है। ठीक। आप नॉन सीरियस कभी मत हो। इस बार हाँ जी, इनमें से आप में से भी राजन ने दिया, मेरे ख्याल से करम ढिल्लों ने दिया है, 3 स्टूडेंट्स हैं। कामनी सैनी, अदिति, इन्होंने दिया ही नहीं है। परविंदर कौर ने नहीं दिया है, अमिंदर कुमार ने दिया है, गुरसीरत ने भी नहीं दिया। तो ये नॉन सीरियसनेस है, नॉन सीरियसनेस है हमारी तरफ से, टीचर की तरफ से, हमारी तरफ से सीरियसनेस ये है कि हम उसको क्वेश्चन इस तरह से पुट किए जाते हैं। जैसे सॉम का टेस्ट है, तो उसमें फर्स्ट जो था, फर्स्ट लेवल जब आपको सॉम का टेस्ट दिया गया, तो आपको वो बड़ा सिंपल था, सिंपल था। सेकंड लेवल में उसको, लेवल को इंक्रीज किया गया, क्वेश्चन में आपको न्यूमेरिकल ओरिएंटेड कर दिया गया, पर है सारे न्यूमेरिकल वो जेई लेवल के थे। मतलब ऐसा नहीं कहेंगे कि एई लेवल, जब वो भी अगर आप नहीं कर पा रहे हो, देन समथिंग इज रॉन्ग, फिर हमें थोड़ा सा कुछ और देखना चाहिए। ऐसी इसी तरह से जो आपको सैटरडे को आप में से कोई भी मेरे साथ ज्वाइन नहीं किया, जो क्लास थी करंट अफेयर की क्लास है। हाँ जी। आप में से भी जी कोई किसी ने ज्वाइन नहीं किया। आपको सारी, सर ऐप शो ही नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा सर? ऐप ऐप में शो क्या नहीं हो रहा है? सैटरडे को 3 बच्चों ने दे दिया, आपको क्यों नहीं शो हुआ? कामनी सैनी, नोटिफिकेशन नहीं आई थी। कितना करम टिल्लो, कीता सी सर ज्वाइन यूट्यूब पे, अच्छा ठीक है जी, वेरी गुड। जो वो ये जो छोटे छोटे स्टेप है ना, छोटे छोटे स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स देखने में लगते हैं कि छोटे हैं, पर आपके ज्वाइनिंग होने से ना वो छोटी छोटी, वो जनवरी के हमने किए हैं। जनवरी हम पहले भी कर चुके हैं, ऐसा नहीं है कि जनवरी में हमने,
मैंने यह था जो आंसर। ठीक है जी, वेरी गुड। जो जनवरी में जो था ना, ऐसा नहीं है कि जनवरी अब छोड़ दोगे आप। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, अगर आपका जून में एग्जाम है तो आप 6 मंथ की तो करंट अफेयर आपको करने ही करने हैं ना। ठीक है, 6 मंथ के करंट अफेयर आपको करने ही करने हैं। इसलिए अब आप थोड़ा सा ध्यान दो। नेक्स्ट जो आने वाला जो टाइम है ना, नेक्स्ट जो भी, जैसे भी इस सैटरडे जितना भी आपका रीजनिंग कवर हो रहा है वो सारे का सारा आएगा। इंग्लिश आपकी पूरी आएगी, इंग्लिश पूरी आएगी। जो फर्स्ट इंग्लिश थी वो उसका इजी लेवल था। इस बार जो इंग्लिश डाली गई है वो मीडियम लेवल, टफ लेवल नहीं थी, मीडियम लेवल थी। ठीक है, तो इस तरह से प्रिपरेशन तो इसी तरह से है ना। अगर आप नहीं करोगे फिर आप नहीं करोगे। आप जितने आपके यहाँ पे कोई स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स देते हैं, आप उनमें तो कंपटीशन रखो ना कि मुझे बैठना है, करना है। आपको अपने आप, जब आप एक बार बैठना शुरू कर दोगे ना, आपको अपने आप ये एक आदत की तरह ही है, आदत सी बन जाती है कि मुझे करना है। कर गए तो उसमें फिर आपको वहां पे पूरा एनालिसिस आता है, आपके स्क्रीन के ऊपर आपका एनालिसिस आएगा। एनालिसिस कितना आएगा कि मुझे इंग्लिश सेक्शन ए में कितने करेक्ट किए हैं, सेक्शन बी में कितने करेक्ट किए हैं, किस में नंबर ज्यादा आए हैं। करंट अफेयर में सर आप इसकी पीडीएफ भी शेयर कर देना जी, जनवरी, जैन वाली। आपको आपकी स्क्रीन पे कोई ऐप खोलना जरा, किसी कोई स्टूडेंट। आप ऐप पे क्यों नहीं देखते? ऐप पे एक पीडीएफ है, जैन वाली पीडीएफ है वहां पे। ठीक है, आपका जो मटेरियल है ना, अब आप ध्यान देना, आपको अब वो मटेरियल जो है उस पे लोड होता जा रहा है आपकी। जैसे जैसे जो जो टॉपिक है ना, दो तरह के मटेरियल होंगे। एक पे लिखा होता है बिना 2024 नहीं लिखा है, 2024 जो है ना गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम जितने भी, वो सारे का सारा आपके लिए रेलिवेंस में है, आप उनको करो। ठीक है, तो जो दूसरे आपके टेक्निकल टेस्ट हैं वो तो आपको टेक्निकल मटेरियल तो मिल ही रहा है, जो आपका जो करंट अफेयर का मटेरियल है वो भी आपको मिल जाता है। ऐप इस आप इसकी पीडीएफ भी शेयर कर देना। जनवरी वाली आई खुली यहाँ पे, कंटेंट में दिखाना जरा, मैं भी देखूंगा आपको मिल क्यों नहीं रहा सारा। क्योंकि जनरली हमारे जो यहाँ पे जो है ना एडमिन पे तो निकल जाता है स्टडी मटेरियल। सॉइल कंस्ट्रक्शन हाइड्रोलॉजी, कंस्ट्रक्शन और एनवायरमेंट ट्रीटमेंट एंड हाइड्रो फ्लूइड मैकेनिक्स कंक्रीट। संदीप आप अपनी ऐप दिखाना जरा, लाइव क्लासेस ओवरव्यू। हाँ वो जनवरी। आप अमिंदर कुमार, अगर आप यहाँ पे इसके ऐप में जाओगे, स्टडी मटेरियल में वो पड़ा है। जब आप स्टडी मटेरियल में जाओगे ना तब आपको पता लगेगा। स्टडी मटेरियल में एक फोल्डर आपको आएगा, गवर्नमेंट एग्जाम 2024। आप उसमें जाओगे, उसमें करंट अफेयर, ये अब आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगा। ठीक है, आप देखो करंट अफेयर खोलोगे तो करंट अफेयर जनवरी और फरवरी दोनों आपको पीडीएफ वहां पे मिलेंगी। एक फोल्डर है पंजाब जनरल नॉलेज, ये पंजाब हिस्ट्री की एक पूरी की पूरी बुक है। ये इंग्लिश में, ये पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की है, 9 चैप्टर है इसके। आप इसको पढ़ो,
ठीक है, आपको भी नहीं पता? स्टडी मटेरियल कहाँ पे है? हाँ, स्टडी मटेरियल में इधर आओ जरा, आप भी, अगर नहीं पता आपको। हाँ जी, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको ऐप ही यूज करनी नहीं आ रही? होता है ना, कई बार नई ऐप है या कई स्टूडेंट ने नहीं यूज किया। आगे कौन से फोल्डर आए हैं? गवर्नमेंट एग्जाम 2024। ठीक है। हाँ जी। संदीप, ये आपका टेस्ट कहाँ पे शो होता है? आप वीकली वीकली टेस्ट कहाँ शो होता है? ये आपने अटेम्प्ट कर लिया? मॉक टेस्ट, ये एंशियंट हिस्ट्री, ये मतलब लेटेस्ट नहीं किया आपने ना? तो इसको जब अटेम्प्ट कर लिया, मान लो ये अटेम्प्ट कर लिया, तो आपका पूरा रिपोर्ट आती है ना? कितने हैं? अच्छा, चलो ठीक है। सोल्यूशन भी आ रहे हैं? ठीक है फिर। हाँ जी, कितने स्टूडेंट बने हुए हैं हमारे साथ? अदिति, करम टिल्लो, अमनप्रीत, कामनी, सैनी। आपकी ना उसमें सारे टेस्ट भी हैं। आप ना ऐप पे जुड़े, आप ऐप के साथ जुड़ो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐप पे ही डाली जाती है। ठीक। उसके अलावा जो एक आपका ग्रुप है, ग्रुप में भी डाल दी जाती है कुछ इन्फॉर्मेशन वो। तो ग्रुप और ये दो ही हैं। तो ये स्टडी मटेरियल का जो है ना, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, वो इंग्लिश में बुक है, वो पंजाब उसकी वो दी गई है। उसके अलावा जैसे अभी शायद वो आपको उसमें से वन लाइनर निकाल के दे दिए जाएंगे, मतलब वन लाइनर जो इम्पोर्टेंट है, जिन्होंने मतलब पंजाब की हिस्ट्री पूरी नहीं पढ़नी वो कर पढ़ लो। बुक आप जनरल स्टडीज के लिए आप बुक मत लो। जनरल स्टडीज के लिए आप बुक मत लो। आप अपने मोबाइल पे ही पीडीएफ से रखो उसके। ठीक है, आपके मोबाइल ऐप के ऊपर भी पीडीएफ उसी तरह से डल जाएंगी, सो दैट कि आप उनको ही पढ़ो। ठीक। इसके अलावा जो आपको ऐप के ऊपर जैसे एंशियंट हिस्ट्री का एक प्रैक्टिस टेस्ट गया है, इसी तरह से ज्योग्राफी का, इसी तरह से पंजाब पंजाब की हिस्ट्री का आपको पीडीएफ, सॉरी पीडीएफ नहीं, प्रैक्टिस टेस्ट आपको मिलेंगे। आप उनको प्रैक्टिस कर लो। अब वो आप अनलिमिटेड टाइम प्रैक्टिस कर सकते हो। अनलिमिटेड टाइम प्रैक्टिस करने का मतलब, मान लीजिए आपने अभी टेस्ट दिया है, पर आपका पेपर है जून में, तो जून से पहले भी आप उसको प्रैक्टिस कर लो, 2 बार हो जाएगा। ठीक है, तो वो रिवीजन चली जाएगी आपकी। समझ कि इस तरह से आप करो। आप अगर आप जाओगे, हाँ, अगर आप जैसे कुछ स्टूडेंट्स पर बुक भी ले लेते हैं या कई बार पढ़ी होती है, तो वो मैं कहता हूँ कि आप सोशल स्टडी की बुक है ये। सोशल स्टडी 6 से लेके 10th तक में चली जाती है। पर आप बुक्स को कितना रखोगे, कैसे रखोगे, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप ऐप पे ही उस पे रहो, आप पीडीएफ पे रखो अपने आप को। ठीक है, आप पीडीएफ ही और आदत भी डालो, बैठे बैठे पीडीएफ। आजकल वैसे भी आप स्क्रॉल करते हो मोबाइल पे, आदत है ना, पढ़ लेते हैं आजकल, तो ऐसा नहीं है सारे जूम कर लिया, जैसे कर लिया, पिक्चर देख ली, सारा कुछ ठीक है। वो आप ऐप पे अपनी आदत रखोगे ना, ऐप पे आपकी स्टडी होगी, ऐप पे पढ़ के। जैसे है, मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों तक मैं आपको आपके टेस्ट आएगा, वो है पंजाब के हिस्ट्री का। तो पंजाब हिस्ट्री पढ़ी है, तो आप पंजाब हिस्ट्री पढ़ लो, उसको दे दो टेस्ट। ठीक। अब जब थर्सडे को, इस बार आप जब सैटरडे को टेस्ट दोगे, तो उसमें आपको क्या क्या आएगा मैं खुद से बता देता हूँ। अब इसमें क्या है, इंग्लिश पूरी आएगी। तो इसका मतलब इंग्लिश का आपको हर वीक पढ़ना ही पढ़ना है। रिवीजन करो आप, इंग्लिश में रिवीजन करो आप। दूसरा, आपको रीजनिंग है, जो जितने आज इस वीक कवर हो जाएंगे वो। हिस्ट्री, पंजाब हिस्ट्री के क्वेश्चन आ जाएंगे, और ज्योग्राफी जो है करंट चल रही है, ये क्वेश्चन आएंगे। तो इसका मतलब ये टॉपिक आपके ऐड होने शुरू हो गए।
करंट अफेयर में आपको आएगा जनवरी, फरवरी, मार्च की पीडीएफ आपको डल जाएगी। जनवरी, फरवरी, मार्च 3 पीडीएफ ये हो गई। उसमें पीडीएफ में 100 लाइनर्स हैं, 100। न्यूज तो बहुत सारी होती हैं, न्यूज तो मतलब बहुत सारी हैं, पर उनमें से जो 100 लाइनर्स हैं, 100 लाइनर्स में क्या आते हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं, कुछ अचीवमेंट्स हैं, कुछ अवार्ड्स हैं, कुछ बुक्स हैं जो उस मंथ की हैं, वो लिखी हैं। आप उनको रीड करो, आप उनको रीड करो, रीड करके फिर उसको आंसर करो। आप जो टेस्ट है ना सैटरडे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो टेस्ट हम सैटरडे को देंगे तो उसमें मुझे क्या क्या पढ़ना है। तो इस तरह से करो। बाकी आपको जो असाइनमेंट्स वगैरह जो भी सर भी दे रहे हैं जैसे भी है, वो आप उसको करते चले जाओ। हाँ जी, कर्म टिल्लो, मिंदर कुमार जी। बाकी जिन्होंने भाई टेस्ट नहीं दिया, कामनी सैनी वगैरह, कोई ऐसी ऐप पे मेरे को जो समझ में आया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऐप पे ही जिनको प्रॉब्लम है, ऐप ही नहीं खोली उन्होंने, मतलब पूरे फंक्शन उनके नहीं कर पा रहे, इसलिए उनको पता नहीं चल रहा। ओके, चलो जी, ठीक है जी। आज हम यहाँ पे, आप ऐप पे कोई प्रॉब्लम है वो करो। आपके कुछ हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, उनको शेड्यूल में आपको दिया जाएगा कब वो हिस्ट्री के टॉपिक्स लगेंगे। अभी फिलहाल आप ज्योग्राफी हमारे साथ करते चले जाओ। ओके।